Hello everyone, today we are going to start with a new series and that is the most probable questions that can be asked in UPSC and the target is May 2026. यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ इतना नहीं बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन या क्या क्या पैरामीटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक्चुअली क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम पहले उठाएंगे आर्टिकल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस ईरान ट्रूस इज़ ऑन शेकी ग्राउंड। ये न्यूज़ जो है ये 10 अप्रैल के न्यूज़पेपर में छपी हुई है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहली बात तो ईरान के 10 पॉइंटर्स प्रपोजल की बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान हैज़ बीन द मीडिएटर बिटवीन द टू कंट्रीज़। पाकिस्तान मीडिएशन में आ रही है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो उठ चुका है। इंडिया के ऊपर ये सवाल उठा है कि जब अ कंट्री लाइक पाकिस्तान कैन कम इनटू मीडिएशन देन व्हाई नॉट इंडिया, which is one of the biggest democracies and we are the emerging superpower as assumed or probably as said। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर पाकिस्तान ने मीडिएशन कराया एंड इट सेड दैट द सीज फायर अप्लाइड ऑन ऑल द फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनन। यहाँ पे लेबनन की भी बात करी गई है बट एक कैच ये है कि यहाँ पर लेबनन में इज़राइल ने बॉम्बिंग कर दी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये जो सीज़ फायर की जो ट्रीटी हुई है, कहीं ना कहीं ये सीज़ फायर का जो अग्रीमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अब रिस्क पे आ चुका है, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ ईरान। तो अगर हम बात करें तो इज़राइल कैरीड आउट इट्स हेवीएस्ट अटैक ऑन लेबनन सिंस द वॉर बिगैन एंड दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही अग्रीमेंट होता है सीज़ फायर का वैसे ही इज़राइल जो है वन ऑफ द हैवीएस्ट अटैक्स जो है लेबनन में करती है, जिसकी वजह से ईरान जो है अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या आप कह सकते हो डिप्लोमेटिकली क्या रिलेशंस वो रखेगा। इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउ, इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। सो यही बात जो है वो उनके Iran US ceasefire terms are clear and they are explicit and the US must choose ceasefire or it must choose a continuous war। यहाँ पे हम लोगों को ईरान का कॉन्फिडेंस भी साथ में दिख रहा है और यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट इट कैन नॉट हैव बोथ, कि आप एक जगह सीज फायर की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो लेबनन में अटैक्स की। सो लेबनन एक तरीके से एक फ्रिक्शन पॉइंट निकल के आ गया है। इट इज़ नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ द सीज फायर बट इट इज़ वन ऑफ देम। अगले बात मैं करूँ तो ट्रंप ने यहाँ पे क्या कहा है दैट देयर विल बी नो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इन ईरान। ही एडेड दैट द यूएस विल वर्क विद तेहरान टू डिग अप एंड रिमूव ऑल द डीपली बरीड न्यूक्लियर डस्ट। यहाँ पर न्यूक्लियर डस्ट की बात करूँ तो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें डाइवर्जेंट व्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। डाइवर्जेंट व्यू इन द सेंस कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ही इज सेइंग दैट वट एवर वॉज गिवन टू अस बाय इजराइल द 10 पॉइंटर्स दोज आर कम्प्लीटली डिफरेंट विद वॉट वी हैव अंडरस्टूड और वॉट वी हैव गिवन। यहाँ पे स्टेटमेंट्स वेरी हो रहे हैं। ईरान के जो तस्नीम न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है दैट इजरायली वायलेशंस कुड लीड टू ईरान्स एग्जिट फ्रॉम द सीज फायर डील करंटली। तो ईरान जो है करंटली अब कंसिडर कर रहा है अपनी पॉसिबिलिटी इस सीज फायर के अग्रीमेंट से बाहर निकलने की बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वायलेशन ऑफ द जायनिस्ट रेजीम। जायंस आर बेसिकली पॉलिटिकल एक्टर्स बट यहाँ पर जो जायंस को रेफ़र किया गया है वो रेफ़र किया है बेसिकली इजराइलीज़ को, because they are considered as Jews and they are considered as Zions and they follow the Zionist regime। So they follow Zionism and जो Zionist regime है इसको ऐसा मान के चलो कि ये एक बहुत ही रिजिड और एक बहुत ही ऐसी चीज़ उभर कर आ रही है जो शायद
कहीं ना कहीं लोगों को सप्रेस कर रही है या कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ अ ज़ायनिस्ट रेजीम। तो यहाँ पर अब मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लेबनान के अगेंस्ट जो भी हो रहे हैं उससे ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट, और हमें दिख रहा है कि वो उस बात से खुश नहीं है, भले ही वो सीज़ फायर के लिए मान गया हो। यहाँ पे हमें ईरान की हिम्मत भी दिख रही है कहीं ना कहीं कि अभी तक वॉर के ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 10 डेज बीत जाने के बाद भी ईरान अभी भी वॉर के लिए उतना ही तत्पर है या उतना ही रेडी है जितना कि शायद पहले हुआ करता था। और हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप या यूएस अब उस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं या उस चीज़ से विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि ईरान हैज़ नॉट ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम द डील। नाउ देर आर 3 थिंग्स दैट आर मेनली इन्वॉल्व कि पीस होल्ड करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो वॉर चल रही है लेबनान में उसे रोकना पड़ेगा। ईरान्स एनरिचमेंट राइट्स यानी कि जो उसके यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स हैं वो उसको मिल जाने चाहिए, और एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है वो बनना चाहिए ताकि हम लोग पीस डील जो है वो कर सकें। ठीक है, ये था हमारा न्यूज़ का आर्टिकल जो द हिंदू में छपा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें कि इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स व्हाट? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। प्लीज़ आप लोग इसको आराम से देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करिए, गिव द आंसर, राइट इन द कमेंट्स बिलो जो भी आपके आंसर हैं, और फिर वापस हम इस मैप पे आकर देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज़ यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान आ गई और पर्शियन गल्फ ये हो गई, तो इज़ इट कनेक्टिंग? तो द आंसर इज बी है आंसर, दैट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान इज बीइंग कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रेड सी जो है हम लोग देखेंगे वो नीचे की तरफ आ गई है यहाँ पर, और मेडिटेरेनियन सी भी नीचे ही है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तो बे ऑफ बंगाल तो इंडिया का ही हो गया, तो इट इज़ नॉट वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आता है विद रेफरेंस टू यूरेनियम एनरिचमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले एनरिचमेंट इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ U-235। अब आप कहेंगे कि सर मैम या किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से अगर आप कहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी कि U-235 अब सबको नहीं पता होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया है। सेकेंड बात कर रहा है लो एनरिचमेंट इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड हाई एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यूरेनियम एनरिचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द U-235 आइसोटोप इन यूरेनियम। हायर एनरिचमेंट लीड्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ U-235। ये आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम जो भी है उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं हायर कॉन्सेंट्रेशन में लाने के लिए, हायर एनरिचमेंट करने के लिए हम लोगों को उसमें जो इन प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग द U-235 आइसोटोप वो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि लो एनरिचमेंट, तो लो एनरिचमेंट की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लेकिन अगर बहुत बड़े और भारी भरकम अगर आप कह सकते हो हमें वेपन्स बनाने हैं तो हमें हाई एनरिचमेंट न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोगों को यूरेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट, एनरिचमेंट इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ U-235 आइसोटोप। सेकेंड इज लो एनरिचमेंट इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड हाई एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख के बताइए। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक अ पॉज ऑल्सो ओवर हियर, बट अगर मैं देखूँ तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3 जो हैं दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन वाई ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज कॉन्ट्रोवर्शियल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है वो यूपीएससी आपके लिए सेट कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो लिखी है दैट ईरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द UN, ये बिल्कुल गलत बात है।
ईरान इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्या वो सिग्नेटरी है? तो यहाँ पे है ईरान इज ए सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, ठीक है, इज नॉट अ सिग्नेटरी। तो ये एक ट्रैप है आपके लिए कि ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कोई भी साइन नहीं किया है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स जो भी है या न्यूक्लियर एनर्जी है वो पूरी तरह से जो है वो बना सकता है। तो यहाँ पे ईरान इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड इज एनरिचमेंट लेवल्स कैन पोटेंशियली बी डाइवर्टेड फॉर वेपन्स, ठीक है। हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा U-235 को अगर हम लोग हायर कॉन्सेंट्रेशन में करें तो न्यूक्लियर जनरेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हम लोगों को यूरेनियम जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जनरेशन के लिए और वेपन्स बनाने के लिए हम लोग को U-235 ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है कि एनरिचमेंट लेवल्स कैन पोटेंशियली बी डाइवर्टेड फॉर वेपन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज बैंड ग्लोबली। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए एनरिचमेंट लेवल्स कैन पोटेंशियली बी डाइवर्टेड फॉर वेपन्स, बिकॉज यूरेनियम इज नॉट बैड। समवेयर और द अदर यूरेनियम एक लेवल तक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की या न्यूक्लियर जनरेशन की, तो उसमें यूरेनियम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप जो है वो बढ़ा देते हैं, उसको एनरिच कर देते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा देते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लोगों को इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो क्रिएट आराम से कर सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसीलिए कॉन्ट्रोवर्शियल और इलीगल कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, because it is enrichment technology, right? It is enrichment technology and it has a dual use potential, ठीक है। दोनों तरफ से आप उसका डुअलिटी आप यूज कर सकते हो, डुअल यूज पोटेंशियल है, आप दोनों तरफ से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जनरेशन के लिए भी कर सकते हो और वेपन्स बनाने के लिए भी कर सकते हो। ऐसा एज सच कुछ एनपीटी साइन नहीं है। तो ऐसे ट्रैप यूपीएससी ले डाउन करता है, प्लीज इनमें ना आइएगा। कीप योर फैक्ट्स ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इज मोस्ट लाइकली इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ब्लॉक्ड। तो वी ऑल नो कि राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हो जाएगा, डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन हो जाएगी एंड इंक्रीज इन इंडियाज इंपोर्ट बिल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ 1, 2 एंड 3, दैट इज डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट वन लाइनर्स जो हो सकता है यूपीएससी के लिए आपको काम आए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग के लिए अगर करता है तो उसके लिए काम आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हम सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चोक पॉइंट है। हमने अपनी पहले वीडियोज में भी बताया है कि ईरान जो है एक चोक पॉइंट बन के आया है एंड वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। सो द आंसर इज बी। Next question is instability in the Strait of Hormuz would most likely impact what? We can see now and we are seeing the price we are paying for this war is on our pockets. हम लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो वो चीज़ जो है, वो प्राइस जो है वो हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं। तो यस, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन विच सेज कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ मेजर रोल इन ग्लोबल ऑयल मार्केट कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर है ओपेक। ओपेक का प्लीज आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ओपेक का नीचे जो है फुल फॉर्म वो बता सकते हैं क्या है। हालांकि इट इज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो ये है कि सबसे पहले ओपेक बना कब था। तो ओपेक वाज फॉर्म्ड इन 1960, ठीक है। इसकी जो फाउंडर मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, तो इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं IIKSV। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईरान 21वीं, ठीक है, ईरान, इराक
कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वी से वेनेजुएला। ठीक है, दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक। और इनका क्या काम था? इनका काम था कि प्राइस को कंट्रोल करना, ऑयल प्राइसेस को, ग्लोबल सप्लाई देखना ऑयल की। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करूँ या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया में, इन वियना। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अभी अभी निकल के आ रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि एलपीजी टैंकर जग विक्रम जो है अभी अभी यानी कि 12 बजे क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है ईस्ट की तरफ ऑन द 11th ऑफ अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो इट क्रॉसेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी जो हमारी शिप है वो फाइनली आ गई है और उस शिप का नाम है जग विक्रम। फर्स्ट इंडियाज वेसल टू ट्रांजिट सिंस द यूएन ईरान सीज फायर अनाउंसमेंट। ये बात प्लीज याद रखिएगा कि ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस ने 2 शिप्स जो थी उनका नाम पहले से ले लिया था। एक था ग्रीन आशा एंड दूसरा था जग विक्रम। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ आई है कि उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है क्रॉस कर लिया है एंड इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ लेट्स सी कि हमारी पोजीशन जो है वो इंडिया की वो बेटर होती है नहीं होती है, इवेंचुअली क्या होता है आगे, ये हमें अब धीरे धीरे पता लगेगा। सीज फायर हुई है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पे हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा, इन सब के लिए हम लोगों को एक्चुअली में हर आर्टिकल को अंडरस्टैंड करके पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये बताना कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ लो, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाँ, इससे ये वाले क्वेश्चन जो है इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है पूछने की और ये प्रोबेबिलिटी आ सकती है। So please, if you like this content, and if you feel that it is a really good content and we should continue with this series, आपको प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, and you have to make sure that if you are liking our content, you show us and shower us with more love. Thank you.